हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज हम लोग लेके आ गए मॉडल पेपर बाल विकास का। ये 30 क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार है। अंतिम तक बने रहिएगा। इस 30 क्वेश्चन तो 30 है, लेकिन इसके अंदर हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, तो आराम से समय दीजिएगा आज, और थोड़ा लंबा चलेगा क्लास। अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, बाल विकास का थ्योरी कितना भी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आगे हमारा जो थ्योरी वाला क्लास चल रहा था वो भी चलेगा। अब से 2 क्लास होगा, एक ऑब्जेक्टिव का मिलेगा आपको और एक थ्योरी का क्लास मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा होगा कि सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, एक बार जरूर देखिएगा। शानदार। आपको कहाँ से ऑर्डर करना है ये भी बताएं, आपको कौन कौन सा बुक आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, किसको लेना चाहिए और क्या कंटेंट दिया, इस सब पे बात किए हैं। तो जो नहीं देखे होंगे एक बार देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, या चैनल में जाइएगा, कल का ही वीडियो इसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, शेयर कर दीजिए। अब आप लोग देखिए, नीचे लाइव चैट करके ऑप्शन है, सभी लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन मैं यहाँ बताते जाऊँगा, आप लोग आंसर वहाँ कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और लास्ट में बताइएगा 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए, तो लिंक को अपने व्हाट्सएप में शेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, शेयर किए आप लोग, स्टार्ट करें। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, बोला है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग अभी गलती करते हैं नहीं और है को, तो नहीं है बोला है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सामान्यीकरण का नियम, तो इसमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं है, चलिए बताइएगा। कमेंट कीजिए, लाइव चैट में ऑन कर लीजिए और कमेंट करते जाइए। चलेगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण का नियम। ये थॉर्नडाइक का नहीं है। तो क्या क्या नियम इनका याद कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया था, इनके जो नियम था, क्या क्या नियम बोलते हैं, प्रयास और त्रुटि का नियम, ठीक है, प्रयास और त्रुटि का नियम। और उसी को क्या बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और क्या बोलते हैं उसको, संयोजनवाद सिद्धांत। इन सब नाम से इनका नाम जाना जाता है। इन्होंने मेन देखेंगे तो 3 प्रमुख नियम दिए थे और 5 सहायक नियम। 3 प्रमुख नियम दिए थे, याद रखेंगे इसको, 3 प्रमुख और 5 सहायक। अभी पूरा नाम बता रहा हूँ आपको। 5 सहायक नियम दिए थे। 3 प्रमुख नियम क्या क्या था, तो 3 प्रमुख था, अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था, प्रभाव का। ये 3 प्रमुख नियम थे इनके, तो याद कर लीजिए। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 प्रमुख है। 5 और क्या थे इनके सहायक नियम, उनका भी नाम बता रहा हूँ, याद रखेंगे। पहला आप लोग देखेंगे बहुक्रिया का नियम, दूसरा है रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम, चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, पांचवा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण, ठीक है। एक बार और सुनेंगे। पहला है बहुक्रिया का नियम, दूसरा है रुचि का नियम, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम, चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, पांचवा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण। ये 5 उनके सहायक थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी। इसी प्रकार हम लोग आगे करेंगे, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, आज बहुत सारा आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है शब्द है, उसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है, तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक एम किर्क, जॉन कॉर्नबैक, हेनरी पीटर, मेयर सलोवे। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका, दूसरा का। तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द, सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर। ये किसने दिया, तो ये दिया मेयर एन सलोवे। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेयर एन सलोवे, ठीक है। ये 1990 में दिया था इन्होंने, ठीक है, 1990 में। और इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इतनी जानकारी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। जो अयोग्य बालक होते हैं उसके व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, दूसरा है व्यवहारवादी उपागम, तीसरा है व्यक्तिक अनुदेशात्मक उपागम, चौथा है बहु इंद्रिय उपागम। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, चारों में से कमेंट कीजिए। तो देखिए, उसके व्यवहार का अध्ययन करना है, तो स्वाभाविक बात ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी उपागम, याद रखेंगे, व्यवहारवादी उपागम, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है।
लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? कूट लेविन, E.L. थार्नडाइक, एडवर्ड चेस टॉलमैन, पॉलाव। चलिए बताइए चारों में से क्या आएगा? आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको क्लास इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सांडर सेट किया हुआ क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मल बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये पुराने आए हुए क्वेश्चनों को इसमें डाले हैं, नए मॉडल पेपर हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सबमिट किए जो आपके नॉर्मल बुक में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग लाइव चैट में। तो लुप्त अधिगम सिद्धांत नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड चेस टॉलमैन, ठीक है, एडवर्ड चेस टॉलमैन चलेगा। ये कहाँ के थे ये भी याद रखिएगा, टॉलमैन कहाँ थे? अमेरिका के थे, ये अमेरिका के थे, ठीक है। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे, ठीक है, एडवर्ड चेस टॉलमैन। इन्होंने लुप्त अधिगम का संप्रत्यय सिद्धांत दिया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, J.B. वाटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टॉलमैन। चलिए बताइएगा प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? कमेंट कीजिए सारे लोग। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। याद रखेंगे कब किया था इन्होंने? ये 1842 में से 1910 तक पूरा किए थे, लंबे समय तक ये चला था प्रकार्यवाद। और याद रखेंगे ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये किए थे। इनका जो ये सिद्धांत को कहाँ किए थे? तो अमेरिका में किए थे, ठीक है। चलेगा आगे देखेंगे, याद रखिएगा, बस नाम याद रखना है आपको इस क्वेश्चन में। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जन्मजात अभिप्रेरण, पुरस्कार, दंड, भूख, प्रोत्साहन। इसमें क्या है जो जन्मजात है? तो देखिए जो जन्मजात किसको कहते हैं, पहले इसको समझिए जन्मजात अभिप्रेरण क्या है। तो वे प्रेरक जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, इन्हें जन्मजात या शारीरिक प्रेरक है, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि। जबकि जो ये दंड हो गया, प्रशंसा हो गया, पुरस्कार होगा, ये प्रोत्साहन हो, ये कृत्रिम प्रेरक है। हम इसको बाद में प्रेरित करते हैं, बच्चों को दंड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो जो भूख हो गया, ऑप्शन नंबर बी भूख हो गई, ये जन्मजात है। भूख हमको जन्म से ही लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलेगा आप लोग लाइक कर दीजिए, तो जितने लोग देख रहे हैं लाइव की संख्या कम है, लाइक कर दीजिए एक बार। और आप लोग अपना काम नहीं करते हो, आप लोग को शेयर करने बोलते हो हर क्लास को, अपने स्टेटस में आप लोग शेयर नहीं करते हो। क्लास देखने के बाद जैसे ही आप बंद करने वाले थे तो एक बार शेयर कर दिया करो, फ्री तो है आपको शेयर करना, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बालक के शरीर में होने वाले जो लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देने लगता है? जो लैंगिक परिवर्तन होता है हमारे में वो किस अवस्था में आता है? पूर्व बाल्यकाल अवस्था, पश्च किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वय संधि काल। चलिए बताइए लैंगिक परिवर्तन कब होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी वय संधि काल, ठीक है। जो बालकों में शरीर में होने वाले जो लैंगिक परिवर्तन विकास की वय संधि काल में दिखाई देता है, याद रखेंगे वय संधि काल। और ये कब से कब होता है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए आपके साथ एडिशनल जानकारी आपको देते जानो, ये आपका 13 से 19 साल वय संधि काल किसका है? 13 से 19 वर्ष। आपको बुक में भी मिल जाएगा तो इतना डिटेल नहीं मिलेगा आपको ये सब, ठीक है। 13 से 19 साल तक के जो एज होता है उसको बोलते हैं वय संधि काल। इसी में लैंगिक परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ये बाल्यावस्था और आपका वयस्क अवस्था, ये दोनों के बीच की अवस्था होती है, ठीक है। 18 के बाद वयस्क हो जाते हैं, और तो ये दोनों के बीच की अवस्था भी बोला जाता है इसको, वय संधि काल को बाल्यावस्था और वयस्कावस्था, ये दोनों के बीच का, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये अभी भी आपको पूछा था क्लासिकल अनुबंध सीटेट में दिया हुआ था, मतलब कौन सा इसमें का नहीं है करके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या है? क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी लगा ही लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंध, या आर प्रकार का अनुबंध, या एस आर, या यू प्रकार का अनुबंध, ठीक है। तो बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे।
तो देखिए किसने दिया था बोलेगा तो ये याद रखिएगा पावलोव ने दिया था। क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव। ठीक है। तो देखिए जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे पावलोव ने क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत को एस प्रकार का अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं इसको? एस प्रकार का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एस प्रकार का अनुबंध। ठीक है। और इसमें किस पे प्रयोग किया था पावलोव ने, बताइए तो कमेंट कीजिए, नीचे लाइव चैट ऑन कर लीजिए सभी लोग, जितने लोग वो भी देख रहे हैं पूरा अंतिम तक आप लोग साथ ही साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपका रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग, कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं। तो बताइए क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत पावलोव का था, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था, याद रखिएगा। ठीक है, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। ठीक है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन से आयु समूह बताया? कौन सा आयु समूह? तो इसको बताइएगा आप लोग। 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 18 माह से 3 वर्ष। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, तो एरिक्सन ने इसका क्या बताया? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता आएगा तो 6 से 11 वर्ष लगाना है। ठीक है, किसने दिया था? तो एरिक्सन ने दिया था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है बोला है, तो बताते जाइएगा आप लोग। सातत्य का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो इसमें बताइएगा कौन सा सही नहीं है। कमेंट कीजिए आप लोग, सारे लोग कमेंट कीजिए, सभी के सभी। तो देखिए विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे क्या गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं में विकास की प्रक्रिया कुछ सिद्धांतों का पालन करते करते चलती है। तो क्या क्या सिद्धांत का पालन करती है? जैसे निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सातत्य का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन जो विशिष्ट से सामान्य, ये ऑप्शन नंबर डी वाला, विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये विकास के अंतर्गत नहीं आता। तो ये हमारे ऊपर के 3 है, ये चलता है, याद रखिएगा। तो कौन सा नहीं है विकास का सिद्धांत? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11वां। अभी कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा बाद में। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिएगा, ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 50 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में नहीं पढ़े होंगे, देख लीजिए आप लोग, जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा इसका आंसर क्या है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी क्या नाम से इसको और जानते हैं? व्यवहारवाद के नाम से, संरचनावाद के नाम से, प्रकार्यवाद से या गेस्टाल्टवाद, बताइए। तो चलिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। तो देखिए जो ये ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1913 में। 1913 में। अब कौन किया था? तो JB बंटबन। ठीक है, JB बंटबन, याद रखिएगा, JB, ये J और B, ठीक है, JB और क्या आपका बंटबन, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने दिया था ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ठीक है, चलेगा। तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी याद रखिए, व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? इनमें कौन सा लक्षण अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है? समायोजन की योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनशीलता। तो स्वाभाविक बात है, इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो असहनशीलता ये तो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बाकी समायोजन तो होना ही चाहिए, आत्मविश्वास होना ही चाहिए, संवेगात्मक परिपक्वता होनी ही चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन समझिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, नाम याद रखेंगे। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी 1 किसके लिए बनाई गई थी? तो जो इसका ये मापनी बनाई गई थी कैटल संस्कृति बुद्धि परीक्षण, तो इसका जो मापनी 1 था वो किसके लिए था? 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए,
या 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, या 12 से 15 वर्ष, या 2 से 4 वर्ष। तो बताइए किस वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए बनाया गया था कैटल संस्कृति बुद्धि परीक्षा। ठीक है, पढ़े क्या आप लोग? कभी नहीं पढ़े होंगे ना ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए आपको करा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है, 4 से 8 वर्ष। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के सही तार्किक क्रम है? तो जो रचनात्मक प्रक्रिया है उसका सही तार्किक क्रम क्या है? तो देख लेंगे, दो ऑप्शन यहाँ पे है, अंतर्दृष्टि, फिर तैयारी, फिर परिपाक, फिर सत्यापन, या फिर तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक, सत्यापन। ठीक है, और इसका आगे देखते हैं ऑप्शन 2 और, तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, तैयारी, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, परिपाक। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, सीधा याद कर लीजिएगा। तो देखिए रचनात्मक प्रक्रिया हेतु क्या प्रक्रिया हमारा रचनात्मक प्रक्रिया हेतु क्या होना चाहिए इसका सही क्रम? तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले तैयारी, फिर परिपाक, ठीक है, फिर आपका अंतर्दृष्टि, फिर सत्यापन। याद कर लीजिए, इस क्रम को देख लीजिए। तैयारी करना है, फिर परिपाक करना है, फिर अंतर्दृष्टि करना है, फिर सत्यापन। तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। चलिए दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध, याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है बोला है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, स्वतः पुनर्लाभ, या विलोपन। चलिए कमेंट कीजिए जिनको पता होगा। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए क्रिया प्रसूत अनुबंध किसका है, किसने दिया है? कमेंट कीजिए नीचे, कमेंट बॉक्स ऑन कर लीजिए। तो क्रिया प्रसूत निबंध, क्रिया प्रसूत जो अनुबंध है किसने दिया है? तो याद रखेंगे B.F. स्किनर। ठीक है, किसने दिया है? स्किनर ने क्रिया प्रसूत, याद रखिएगा, 2 बार बोला करिए मेरे साथ, क्रिया प्रसूत अनुबंध किसने दिया है? स्किनर ने। यह उद्दीपन अनुक्रिया SR पर आधारित होता है, याद रखिएगा, SR पे ये आधारित था, SR पे ये आधारित था। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि से संबंधित नहीं है, बाकी स्वतः पुनर्लाभ, पुनर्बलन, विलोपन, ये तीनों इससे ही संबंधित है, क्रिया प्रसूत का नियम। ठीक है, और क्या क्या है देखिए, पुनर्लाभ या विलोपन शब्द मिलता है, पुनर्बलन संप्रत्यय, आकृतिकरण पुनर्बलन, ये सबसे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, बहुत सारा उनको समस्याएं अलग अलग प्रकार की, उनके लिए अधिगम असक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिगम असक्षम, अक्षम, ठीक है, अक्षम है, याद रखेंगे। ठीक है, अधिगम अक्षम, ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेवार्ड, सैमुअल किर्क, या वैन रीपर, या बर्क। चलिए बताइए, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, देखते हैं सही बता पाते हैं कि नहीं। देखिए जो बच्चे ना विभिन्न प्रकार के समस्या, जैसे कुछ पढ़ने में, लिखने में, मौखिक बोलने में, गणित का उच्चारण करने में, ठीक है, तर्क शक्ति, इनमें जो अशक्त होते हैं उन्हीं को भी बोलते हैं अधिगम अशक्तता कहते हैं उनको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टेक्निकल भाषा में देखें तो ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल किर्क, उसको बोलते हैं अधिगम असक्षम शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, सैमुअल किर्क ने किया था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अधिगम अक्षम, तो सैमुअल किर्क, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान नाम क्या है देखिए, विचारधारा का, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, आत्मा का जो विज्ञान है उसी के रूप में मनोविज्ञान, विचारधारा का समर्थक नहीं है बोला है। ठीक है, तो इसमें 3 है, एक नहीं है, कौन सा बताइएगा? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और बूस्ट उठ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये इनसे संबंधित नहीं, बाकी कौन कौन संबंधित है? प्लेटो आपके आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान से संबंधित है, अरस्तु है, डेकार्ट है। ठीक है, तो ये तीनों इससे संबंधित है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, फास्ट करेंगे अब। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो कौन से शाखा में हम लोग टेलीपैथी, पुनर्जन्म संबंधित जो अध्ययन है उसको करते हैं? दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। चलिए बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिए इसका आंसर।
चलिएगा, क्या होगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो अतीन्द्रिय मनोविज्ञान है, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जो टेलीपैथिक, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। चलिए बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए सभी। तो ये भी बताइए आप लोग, सबसे पहले जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितने लोग को पता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है जी, इन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास दिया था। ठीक है, और कितनी अवस्था बताई थी उसकी, 4 अवस्था। क्या क्या व्यवस्था था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो उसमें का जो 11 से 15 वर्ष वाला था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसी में वो बताया था कि बालक इसमें क्या करते हैं, 11 से 15 वर्ष में वो परिकल्पनाओं को समझने लगते हैं, तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने लगते हैं, निष्कर्ष निकालने लगते हैं, आदर्शात्मक चिंतन करने लगते हैं, समानुपातिक योग्यताएं उनमें आ जाती है। ये सारी कब होता है, तो ये सारी चीज़ें आपका 11 से 15 वर्ष में होता है। ठीक है, चलेगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एक बार ना क्लास होने के बाद और रिवाइज कर लीजिएगा स्पीड बढ़ा के सारे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? इसमें कौन सा बताइए, मानववादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान? बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण, विचार हो गया, समस्या समाधान आदि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। चलिएगा और करें क्वेश्चन कि यहीं तक क्लास स्टॉप करें? चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रैचमर द्वारा नहीं दिया गया है? तो 3 तो दिया गया इनके द्वारा, चौथा कौन सा नहीं दिया है बताइएगा। तो चलिए क्या ऑप्शन क्या है, सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय, गोलाकाय? चलिए कमेंट कर बताइए, तो पढ़े होंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि जो एक क्रैचमर थे ये कहाँ के थे। ये वाला पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैं सब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहाँ थे, के थे जर्मन के, याद रखेंगे जर्मन के थे ये वैज्ञानिक क्रैचमर। ठीक है, तो जो ये प्रसिद्ध जर्मन के मनोवैज्ञानिक क्रैचमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किया। कौन कौन सा, गोलाकाय, सुडोलकाय, लंबकाय और दुर्बल। गोलाकाय, सुडोलकाय, लंबकाय और आपका दुर्बल। तो इसमें का एक कौन छूट गया, कलात्मक। तो ये कलात्मक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलेगा आगे क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था या उसको और क्या बोलते हैं, परायतत्ता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? 0 से 5 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 20 से 12 वर्ष, 19 से 21 वर्ष। चलिए कमेंट का बताइए, नैतिक विकास का अवस्था किसको बोलते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि नैतिक विकास की अवस्था अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, स्पष्ट है। नैतिक विकास की अवस्था आपका 11 से 13 वर्ष है, 11 से 13 वर्ष याद रखेंगे। या परायत्तता का अन्योन्यता, ठीक है, परायत्ता अन्योन्यता ये कब होता है, 11 से 13 वर्ष। तो ये ऑप्शन चारों गलत है, इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा नया ऑप्शन क्या है आपका, 11 से 13 वर्ष आएगा इसका आंसर, नैतिक विकास 11 से 13 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जाते हैं, फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, संवेगित अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगिता? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता ये बस नहीं है, बाकी जो
अक्षम बालक है उसके अंतर्गत सांवेगिक अस्थिरता, आवेगिता, अव्यवस्थित अवधान, ये आपके तीनों आते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालक की बुद्धि लब्धि क्या होता है? तो गंभीर रूप से मानसिक मंद रहेंगे, याद रखें क्वेश्चन को कीवर्ड देखेंगे। गंभीर मानसिक मंदता उसको कितना होगा? 50 से 60, 36 से 51, 20 से 35, 20 से नीचे। बताइए, गंभीर रूप से बोला है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आप मेरे को सबसे पहले बताइए, जो बुद्धि लब्धि है, ये ज्ञात करने की जो विधि है किसने बताई थी? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि किसने दी है? बताइए। तो चलिए आपको पता है कि नहीं, देखते हैं। तो जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि है किसने दिया था? टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन। याद रखेंगे, पढ़े होंगे सब लोग इसको। टर्मन ने दिया था बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि को ना। ठीक है, दो नाम पढ़ते हैं इसमें, तो ज्ञात करने की विधि बोलेगा टर्मन। ठीक है, और इसका फार्मूला भी क्या होता है ये भी आपको याद होना है। फार्मूला भी डायरेक्ट पूछता है। तो जो बुद्धि लब्धि होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? जो मानसिक आयु गुणित 100 और बटा में क्या रहता है? वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु गुणित 100 और बटा में रहता है आपका वास्तविक आयु। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। चलेगा, तो बताइए इसका बुद्धि लब्धि किसने दिया था? बता दिया आपको, टर्मन ने दिया था। और चलिए इसका आंसर क्या होगा? गंभीर मानसिकता वाले मन बुद्धि जो बच्चे होते हैं उसको क्या कितना होता है उसका? तो 36 से 51। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 36 से 51। चलिएगा 6 क्वेश्चन और करेंगे, फिर बताइए आपका कितना सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 30 क्वेश्चन लिए थे आज, 30 का मॉडल पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि या मित्रता विकसित होती है? बताइएगा। 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 19 से 21 वर्ष। तो कौन सा आयु में समान लिंगियों के बीच मित्रता होती है? बताइए, कब मित्र बनाए थे आप लोग सब छोटे थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 14 वर्ष। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग सारे लोग और काउंट करते जाइएगा ना। तो जो विकास की 12 से 14 वर्ष की अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि तथा मित्रता विकसित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, 4 क्वेश्चन और बचे, आराम से करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? बोला है ना, नहीं को आप लोग ऐसे गोला घेर दिया करिए। ठीक है, बहुत लोग गलती करते हैं, नहीं को ध्यान नहीं देते। तो बताइएगा, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, स्वलीन चिंतन। चलेगा, कौन सा इसमें का यथार्थवादी चिंतन नहीं है? बताइए। सबसे पहले ये बताइए आप लोगों को, यथार्थवादी चिंतन किसको बोलते हैं? तो देखिए, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। यथार्थ मतलब वास्तविकता, तो याद रखेंगे, ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार बताएं, कौन कौन से? अभिसारी, सृजनात्मक, आलोचनात्मक। क्या क्या बोला? अभिसारी, आलोचनात्मक, सृजनात्मक। तो ये इसमें का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? बोला है, नहीं ही पूछा जाता है, नहीं पूछते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बनाने से पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं, बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड इसमें नहीं है। बाकी आपका मैस्लो, आर्थर और रोजर्स, ये तीनों इसके समर्थक थे। ठीक है, चलेगा, बस इतने देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लिख ही लीजिएगा। संरचनावाद के प्रवर्तक, फेवरेट क्वेश्चन है, सीजी टेट में तो बार पूछा जाता है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो बताइए कौन है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विल्हेम वुंट। ठीक है, वुंट। ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में पृथक करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। ठीक है, कौन थे ये संरचनावाद के प्रवर्तक?
तो विल्हेम थे, याद रखेंगे। चलेगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है बोला है। बार बार क्वेश्चन में नहीं करके डालें, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग गलती मत कीजिए। अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं, मतलब 3 आपका है, याद करवाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। 3 आपके हैं अभिप्रेरणा चक्र से, 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए, कमेंट कीजिए। तो देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी संवेग इसके नहीं है, बाकी आपकी आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये तीनों अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है, ठीक है। चलेगा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भय और संवेग का किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, तो जो भय का संवेग है किससे जुड़ा, बताइए। 4 ऑप्शन है, प्रतिकर्षण, युयुत्सा और शरणागत और पलायन। चलेगा, बताइएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी पलायन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भय का जो संवेग है वो किससे जुड़ा है, पलायन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। अब आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। और जो अभी तक हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले 2-3 निर्देश है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन का निशान बना हो उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे कोई भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो अभी तक हमारे शिक्षक भर्ती लक्ष्य 2.0 बैच से नहीं जुड़े, आज भी मौका है, अभी भी समय है, आपके पास लेट नहीं हुआ है, आज भी ज्वाइन कीजिए। आपको पूरे टेस्ट मिलेंगे, पूरे शेड्यूल के अनुसार नोट टेस्ट सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो हमारे 2 बैचर है, बैच 1 और बैच 2, एक सहायक शिक्षक के लिए, एक शिक्षक बैच के लिए। और आज ही एक नया बैच लॉन्च किए हैं, प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला। तो इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा सभी लोग। एकदम बहुत कम फीस रखे हैं, अभी 299 रुपीज़ बस है, और लगभग 40+ टेस्ट होगा प्रयोगशाला के लिए। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका योग्यता क्या होता है प्रयोगशाला टीचर का, केवल और केवल 12वीं पास। जो आप साइंस या मैथ्स वाले होंगे, बायो या मैथ्स, तो कोई भी दिला सकता है इसको। और केवल आपका 12वीं पास मांगता है, ना आपको टेट का ज़रूरत है, ना आपको DED BED का। तो इसको मौका उठाइए, जो लोग अभी DED BED करें उन लोग भी दिलाइए इसको, ठीक है। और आपका केवल सिलेबस आप डिटेल देख लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा जिस भी बैच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको सेव कर लीजिए व्हाट्सअप में और मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी टीचर भर्ती वाला 3 बैच है, तीनों बैच में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वर्ग 3, वर्ग 2 और दोनों का कंबाइंड बैच, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर दीजिए एक बार। और हाँ, कल का आप लोग जो पुस्तक वाला वीडियो नहीं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बुक लेने से पहले आपको एक बार वीडियो को देख के समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बुक बेहतर है, ठीक है। क्योंकि कुछ बुक में वही चीज़ें दोहराव है, तो आप उन सब चीज़ों में मत फंसे। आराम से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर डिसाइड कर दीजिएगा क्या कौन सा बुक लेना है और कहाँ से लेना है, ठीक है। आप लोग को एक ऐप भी बताएं, उसको भी बारे में भी देख लीजिएगा, आपको फ्री डिलीवरी मिल रहा है तो उसका भी फ़ायदा आप लोग उठाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। शेयर कर दीजिए जाते जाते चैनल को, ठीक है। और एक बार जो ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में।